अच्छा, एक बड़ी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जब हम स्टडी करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो हम स्टार्ट करते हैं जी एंग्लो सैक्सन पीरियड से। ठीक है। लेकिन उससे पहले ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई, चले हमने एंग्लो सैक्सन से स्टार्ट कर दिया, 450 से ऑनवर्ड्स हमने स्टार्ट कर दिया, लेकिन उससे पहले भी एक बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। और उससे पहले हमें ये पता करना चाहिए, और ये वो चंद एक, मैं समझ रहा हूँ, पेचीदगियां हैं जो कि हर एक स्टूडेंट के सामना जिनका करना पड़ता है जब हम स्टार्ट करते हैं हमें इंग्लिश लिटरेचर को। और इसमें तैयारी जब शुरू करते हैं तो हमें पता नहीं होता कहाँ से स्टार्ट करें, लेकिन उससे पहले रूट की तरफ जाना चाहिए ना, हमें जड़ की तरफ जाना चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए भाई, ये चीज़ हमें जाने कि आखिर ये इंग्लिश लिटरेचर है क्या चीज़, और लिटरेचर क्या चीज़ है, और लैंग्वेज क्या चीज़ है। ठीक है। और किस तरह एक लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज से ज़्यादा पे डोमिनेट हो जाती है, एक लैंग्वेज ज़्यादा असर रखती है। ठीक है। इंग्लिश का असर क्यों ज़्यादा है, बाकी लैंग्वेजेस का असर क्यों ज़्यादा नहीं है। तो ये सारी चक्कर क्या है। तो यहाँ से फिर हमारा दिमाग खुद ही काम करना शुरू कर देता है। लैंग्वेज किसी भी जगह की देख ले, चाहे वो इंटरनेशनल लैंग्वेज हो, चाहे वो नेशनल लैंग्वेज हो, चाहे वो आगे से रीजनल लैंग्वेजेस हो। ठीक है। तो लैंग्वेज क्यों इस्तेमाल करते हैं, कोई भी लैंग्वेज होती है वो क्या असल में क्या होती है। हम कहते हैं यार तुम्हें पश्तो नहीं आती, कुछ लोग होते हैं कहते हैं जी हमें इंग्लिश नहीं आती, यानी वो इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं कर पाते, कुछ पश्तो में नहीं कर, कुछ कहते हैं हिंदी को नहीं आती जी हिंदी को में बात ना करें। तो यहाँ से दिमाग ने खुद ही काम कर लिया भाई, ये तो एक ऐसी चीज़ है, ये तो एक ऐसा मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, ये तो एक ऐसा तरीका है, ये तो एक ऐसा वे ऑफ कम्युनिकेशन है जिससे हम अपने आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं दूसरे लोगों तक। लो भाई, ये बात तो क्लियर होगी और इजी भी होगी। ये एक, जिस तरह हम कम्युनिकेट करते हैं, दूसरे लोगों से राब्ता कायम करते हैं, उस राब्ते के लिए एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है। एक पाथवे की ज़रूरत होती है, एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है, और वो हमारे लिए एक ब्रिज की ज़रूरत होती है। तो वो पाथवे ब्रिज हमारे लिए एक लैंग्वेज की शक्ल में आ जाता है। ठीक है। हम इंग्लिश आती है तो हम आइडियाज एक्सचेंज कर सकते हैं, नहीं आते तो हम ना तो इंडियन इंग्लिश में बात कर सकते हैं, ना तो अपने आइडियाज एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है। शेयर ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू पार्टीज नहीं हो सकती, अदरवाइज आपको फिर कोई और लैंग्वेज अख्तियार करनी पड़ेगी कम्युनिकेट करने के लिए। तो ये तो बात समझ आ गई जी कि लैंग्वेज है राब्ता कायम करने के लिए, लैंग्वेज है मोड ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज से हम अपने आइडियाज दूसरे लोगों तक एक्सचेंज करते हैं। ठीक है। अब लैंग्वेज तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंग्लिश बन गई एक इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंटरनेशनल से मुराद कि पूरी दुनिया में बोली और समझी जाने वाली लैंग्वेज है। अब किसी भी कंट्री में आप चली जाएं तो हो सकता है वहाँ पे लोगों को, मोस्टली लोगों को उर्दू शायद ना आती हो, इंग्लिश कंट्रीज में पश्तो ना आती हो। ठीक है। क्योंकि ये तो खैर उर्दू तो खैर हमारी नेशनल लैंग्वेज है, पश्तो तो कहाँ आएगी। नेशनल लैंग्वेजेस भी बहुत कम जो नेटिव होते हैं उनको ही आती होगी, उस मुल्क के जो बासी होंगे। लेकिन ओवरऑल जिस लैंग्वेज पे फोकस लोगों को किसी ना किसी हद तक होती है वो है इंग्लिश, क्योंकि पूरे ग्लोब, ये पूरा दुनिया जो है ना, गोला जो है, इस पे बोली और समझी जाने वाली एक ऐसी जुबान जो कि इंटरनेशनली हर एक मुल्क से, दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक, फ्रॉम ईस्ट टू नॉर्थ, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, हर एक खित्ते में बोले जाने वाली, समझी जाने वाली ये इंग्लिश लैंग्वेज है। ठीक है। इंटरनेशनल क्यों हो गई, पूरी दुनिया में बोली जाती है। लैंग्वेज इसलिए है कि ये मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, इससे हम दूसरों के साथ अपने आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं। ठीक है। अपनी फीलिंग्स के बारे में दूसरों को बताते हैं, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है। ठीक है ना। और उसके बाद फिर उन्हीं चीज़ों से आगे से हमारी डिसीजन मेकिंग वगैरह होती है। ये तो चीज़ें होगी आसान। अब आते हैं इंग्लिश लिटरेचर की तरफ। वो तो हल्का सा मैंने आपको लैंग्वेज के बारे में बताया। इंग्लिश लिटरेचर क्या चीज़ है। जब इंग्लिश लिटरेचर की हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो देखें कि कोई भी किताब होती है ना, उससे पढ़ने से पहले, जब उस, फर्ज करें आपके सामने कोई किताब पड़ी हुई, आपने उस किताब को खोल लिया। ठीक है। तो फौरन से हमें पता लगता है यार कि इस किताब को लिखने वाला कोई ना कोई ऑथर जरूर होगा। यानी हर किताब के पीछे कोई ना कोई ऑथर होता है, और हर ऑथर के पीछे एक प्रॉपर एक उसकी सोसाइटी होती है। क्योंकि हम कहते हैं ना, मैन इज अ प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी। इंसान क्या है, इंसान वही है जो उस मुआशरे से बना है। मुआशरती सारी चीज़ों को मिला लो, ठीक है, उसको मजमूआ कर लो तो वो एक इंसान की शक्ल अख्तियार कर लेता है। ठीक है। तो मुआशरे में हर एक इंसान की एसोसिएशन होती है इंसान के साथ।
ठीक है। अब जिस मुआशरे में इंसान रह रहा होता है उसमें अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। उसमें अमन भी होता है, कहीं कहीं अमन नहीं भी होता। ठीक है। तो इंसान के अंदर इन सारी चीज़ों को मजमूआ होता है, इंसान को इन सारी चीज़ों की परख होती है, समझ होती है। तो जैसे मैंने कहा कि कोई भी किताब आप खोलते हैं, हर किताब के पीछे एक ऑथर है। ठीक है। और उसका जानना हमें ज़रूरी है, और हर ऑथर के पीछे एक सोसाइटी है जिसको हमने जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। आप ये नहीं किताब को पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपको सही समझ नहीं आएगी। आप कहेंगे नहीं यार, इससे पहले हम देखते हैं इसका ऑथर कौन है, उसने कहाँ से इंस्पायरेशन हासिल की है, उसने क्यों इस किताब को लिखा है। फिर जब उस बंदे की तरफ जाएंगे तो फिर हम देखेंगे यार उसने जो कुछ लिखा है उसमें तो उसकी सोसाइटी की रिफ्लेक्शन आ रही है। वो इंसान जिस सोसाइटी में रहा है ये तो उसके हवाले से बातें कर रहा है। तो यहीं से हमें इंग्लिश लिटरेचर की समझ आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर में जितने भी वर्क्स होते हैं, ठीक है, और जितने भी ऑथर्स ने उनको किया होता है, उनके पीछे कोई ना कोई उनकी इंस्पायरेशन ज़रूर होती है, और वो डेफिनेटली उनके एरा से होती है, उनकी सोसाइटी से होती है, उनके टाइम पीरियड से होती है जिस टाइम में वो रह रहे होते हैं। तो ये बात तो हमें चले समझ आ गई। एक लैंग्वेज थी, उसके बाद एक इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश बन गई, और इस लैंग्वेज को आगाजी तौर से स्टार्ट करने से, जब हम स्टार्ट करते हैं कोई भी चीज़ उठाते हैं, तो हमें पता लगता है यार कि कोई ना कोई किताब है, उसके पीछे कोई ना कोई ऑथर भी होता है। ठीक है। अब जो भी ऑथर होगा उसके पीछे उसकी सोसाइटी होगी। ठीक है। अब जैसे चौसर की बात कर लें, तो चौसर का जब कंटेम्प्रेरी टेल्स आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये तो नहीं आप डायरेक्ट कंटेम्प्रेरी टेल्स कर लेंगे, पहले आप चौसर के बारे में पढ़ेंगे, भाई वो मिडीवल एज में था, उसकी क्या कंट्रीब्यूशन थी, और फिर मिडीवल एज की कैरेक्टरिस्टिक्स आप पढ़ेंगे कि मिडिल एज किस तरह की थी। फिर आपको सही समझ आएगी। सिर्फ डायरेक्टली पढ़ने से कंटेम्प्रेरी टेल्स की आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी। ठीक है। तो ये जो किताब है ना, असल में एक ब्रिज है, एक बिल्कुल ब्रिज की तरह है, जो कि किसके दरमियान होती है, एक ऑडियंस के दरमियान और ऑथर के दरमियान। इंग्लिश जॉनर्स जितने भी हैं, चाहे ड्रामा हो, नॉवल हो, पोइट्री हो, प्रोज हो, कोई भी जॉनरा हो, ठीक है, बेसिक पर्पस क्या होता है ऑथर का। वो काम जो लिखता है, इंग्लिश लिटरेचर में जो वर्क होता है वो ऑडियंस के लिए होता है। ऑडियंस दो तरह की होती है। एक वो ऑडियंस जो सामने बैठ के देख रही होती है, अगर ड्रामा की बात करें तो ऑडियंस हमारी वो है जो तो बैठ के स्टेज पे वो ड्रामा देख रही है। ठीक है। अगर बाकी नॉवेल्स वगैरह की बात करें तो वो लोग हैं जो घरों में बैठ के पढ़ रहे हैं। ठीक है। एक टू बी सीन है, एक टू बी रेड है। ठीक है। ड्रामास वगैरह टू बी सीन होते हैं क्योंकि स्टेज परफॉर्मेंसेज होती हैं। बाकी नॉवेल्स वगैरह टू बी रेड होते हैं, वो घरों में बैठ के लोग पढ़ते हैं। तो आया हमें एक चीज़ और पता लगे कि ऑडियंस हमारी दो तरह की है। एक तो जो है उस टाइम पे देख रही होती है, ठीक है, लाइव देख रही होती है। एक वो जो देख तो नहीं रही होती लेकिन पढ़ रही होती है। ठीक है। वो रीड कर रही होती है। राइटर ने लिखा और बाकियों ने रीड कर लिया। ठीक है। अब ऑथर क्या है, और जो कोई भी किताब लिखता है ऑथर, ठीक है, उसकी फर्ज करें कि किताब, अब वो ब्रिज किसके दरमियान है, यानी वो एक ब्रिज है, एक ऐसा पुल है जो किसके दरमियान है, ऑडियंस के दरमियान और ऑथर के दरमियान। यानी एक राब्ता है। और जो ऑथर होता है, जो अपनी किताब के थ्रू, ठीक है, अपनी ऑडियंस से राब्ता रखता है। तो हम कह सकते हैं ना कि ये किताब एक ब्रिज है ऑडियंस और ऑथर के दरमियान। ठीक है। और ये इन दोनों को मिला देती है। किताब जो है ऑडियंस को ऑथर के साथ मिला देती है। हमें पता लगता है कि ये इसका ऑथर है, उसने ये काम किया है, और उसके पीछे उसकी क्या जो है इंस्पायरेशन क्या थी, क्यों उसने वो काम किया। वही बात जो मैंने पहले की, कोई भी किताब होती है उसके पीछे कोई ऑथर होगा, और हर एक ऑथर के पीछे उसका सोसाइटी होगी। और हम खुद भी कहते हैं मैन इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी। तो फिर अब जब हम उस किसी भी किताब को पढ़ते हैं तो उसमें हम ये चीज़ें समझ सामने आना शुरू खुद ही हो जाती हैं। उसमें उस ऑथर के बारे में, उसकी तर्ज ज़िंदगी जिस तरह की होती है, उसका टाइम पीरियड वो भी हमारे आंखों के सामने होता है, और उसकी सोसाइटी भी जो है हमारे सामने होती है। इसीलिए तो हम कहते हैं ना, इंग्लिश लिटरेचर को समझना, किसी भी जॉनर को पढ़ने से पहले, इसीलिए हम कहते हैं कि और ये बात होती रहती है कि जो लिटरेचर है ना, लिटरेचर बहुत ज़रूरी है। अदब है ना, चाहे उर्दू हो, इंग्लिश लिटरेचर हो, उर्दू लिटरेचर हो, किसी भी ज़ुबान का अदब होता है ना, तो उसको पढ़ने से पहले हम जो है उसके अंदर जितने भी जानराज होते हैं उनको पढ़ने से पहले हम उस टाइम, वो जिस एरा में लिखा जाता है, उस सोसाइटी को पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी होता है। क्योंकि हर एक बात उसी सोसाइटी से उठ उठ के ही आएगी। हमारा जितना भी लिटरेचर है ये भरा पड़ा है, किस चीज़ से भरा पड़ा है, उन टाइम एराज के अंदर जो चीज़ें होती रही हैं, उन मुख्तलिफ जो रिस्पेक्टिव टाइम एराज होते रहे, जैसे ओल्ड एज है, मिडिल एज है, उसके बाद मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न, हर एक रिस्पेक्टिव एज में जो जो चीज़ें होती रही हैं ना, जिस तरह के लोग होते रहे हैं, जिस तरह का टाइम होता रहा है, लोग सेकुलर थे या नॉन सेकुलर थे, लोग ऑप्टिमिस्टिक रहे हैं या पेसिमिस्टिक रहे हैं, लोग नेचर के करीब रहे, लोग नेचर के करीब नहीं रहे, लोग साइंस और रियलिटी के करीब रहे या लोग नहीं रहे। तो ये डिफर करता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है। और ये चीज़ जो होती है, इस चीज़ की रिफ्लेक्शन किस में आती है,
किसी भी टाइम के अंदर लिखने जाने वाला जो वर्क होता है उसके अंदर उस टाइम की रिफ्लेक्शन नजर आती है हमें। तो इसीलिए हम कहते हैं ना, कोई भी किताब पढ़ रहे हो भाई, तभी तो मैं भी शोर करता रहता हूँ भाई, पहले ऑथर को पढ़ लो, ऑथर को पढ़ लो। और जब ऑथर को पढ़ते हैं उससे पहले भी हमें थोड़ा सा पीछे जा जाएं तो उसकी सोसाइटी को पढ़ लो। ठीक है, तो इस तरह हो ना कि सोसाइटी को पढ़ लिया, फिर ऑथर को पढ़ लिया, फिर किताब के ऊपर जब जाएंगे ना आप, तो आपको चीजें सही समझ आना शुरू हो जाएंगी। तो ये चीज होती है। ठीक है, तो अब हमने कह दिया यार कि ये जो है किताब एक ब्रिज है, एक ऑडियंस के दरमियान और ऑथर के दरमियान, यानी वो राब्ता कायम कर देती है। ठीक है, उन दोनों को आपस में मिला देती है। तो हम इंग्लिश लिटरेचर को कहते हैं कि ये रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी है। बिल्कुल ये बात सही है कि असल में सोसाइटी के अंदर जो कुछ भी हो रहा होता है ना, किसी भी रिस्पेक्टिव सोसाइटी के अंदर जो कुछ हो रहा होता है वो उसके लिटरेचर में उसकी अक्कासी होती है, उसमें उसकी रिफ्लेक्शन हमें नज़र आती है। ठीक है ना। तो अब होता है, एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं आर्ट। अब आर्ट क्या है? आर्ट क्या है? हम कहते हैं ना फलाना बंदा आर्टिस्ट है, उसका आर्टिस्टिक अप्रोच क्या है, लेकिन हम ये जानते हैं कि ये आर्ट असल में होता क्या है। ठीक है ना। अब आर्ट है क्या क्या, पहले तो ये देख लें। कोई भी क्रिएटिव एक्टिविटी है ना, जो आप जिसमें अपना दिमाग लड़ा रहे हैं, जिससे हम कहते हैं ना एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन क्रिएटिव स्किल्स एंड इमेजिनेशन। इंसान के अंदर जो तख्लीकी किस्म के स्किल्स और इमेजिनेशंस होती हैं, उनको बरूए कार ले रख के कोई भी काम जब किया जाता है तो वो एक आर्ट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं आसान लफ्जों में कोई क्रिएटिव एक्टिविटी होती है। अब आर्ट क्या हो सकता है? कोई पेंटिंग किसी ने बना दी, म्यूजिकल कोई वर्क कर दिया, लिटरेचर सारा का सारा, डांस की बात आपने कर दी। ठीक है, यानी गाना बजाना, पेंटिंग करना, म्यूजिक और लिटरेचर सारा का सारा, और लिटरेचर में आगे सारा कुछ चीज़ें आ जाती हैं, जानराज उसके होते हैं जितने भी। ठीक है, पोइट्री है, ड्रामा है, नॉवल है, प्रोज है, जितनी भी चीज़ें हैं। ठीक है, इन सब के अंदर कोई ना कोई बात काम कर देना जिसमें किसी भी इंसान की इमेजिनेशन को इस्तेमाल किया गया है, उसकी क्रिएटिव स्किल को इस्तेमाल किया गया, उसकी इमेजिनेशन को इस्तेमाल किया गया, ये एक आर्ट है। ठीक है। अब देखें बिल्डिंग्स, जैसे हम कहते हैं ना बिल्डिंग्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मस्जिदें तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि ये जो फैसल मस्जिद है ये क्यों ज़्यादा मशहूर है? ठीक है, जो मुख्तलिफ होती है, हम कहते हैं बादशाही मस्जिद है, वही क्यों ज़्यादा मशहूर है? जो ताज महल है, महल तो बहुत ज़्यादा है दुनिया में, ताज महल ही क्यों ज़्यादा मशहूर है? बिल्डिंग्स तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोई कोई बिल्डिंग्स हमारे लिए मोनूमेंट क्यों बन जाती हैं? उसकी वजह यह है कि उनके ऊपर कोई आर्टिस्टिक काम किया जाता है, कोई ख़ास काम किया जाता है जो कि बाकियों से उसको मुनफरिद कर देता है। ठीक है ना। फ़र्ज़ करें अब बादशाही मस्जिद है ना, उसके ऊपर जो उसका उसका जिस तरह का आर्किटेक्चरल डिज़ाइनिंग है, उसकी जिस तरह की ओवरऑल लेआउट है, वो बाकी चीज़ों में हमें नज़र नहीं आता। ठीक है ना। तो उसके अंदर डेफिनेटली किसी इंसान के इमेजिनेशन स्किल्स होंगे, उसके ओवरऑल क्रिएटिव स्किल्स होंगे। किसी इंसान ने जो है अपनी क्रिएटिव स्किल्स को प्रैक्टिकली अप्लाई करके तो इस तरह का नमूना हमारे लिए तैयार किया होगा। तो आर्ट कोई भी होगा ना, आर्ट की क्रिएटिव एक्टिविटी होती है, और ये लिटरेचर भी हमारा एक आर्ट है। ठीक है, इसके अंदर क्योंकि जितना भी वर्क होता है ना, इसके पीछे लोगों की स्किल्स होते हैं। ठीक है, अब आप कोई भी राइटर देख लें, जॉफरी चौसर को निकाल लें, शेक्सपियर को निकाल लें, मिल्टन को निकाल लें, इन लोगों ने जो आर्टिस्टिक अब इनकी अब ये भी एक किस्म के हम कह सकते हैं ना, ये आर्टिस्ट थे। क्यों थे? क्योंकि इन्होंने आर्ट की दुनिया में बहुत काम, लिटरेचर की दुनिया में इन्होंने काम किया ना। और जो लिटरेचर की दुनिया में इन्होंने काम किया, काम तो दुनिया में बहुत हुए, लेकिन इनका काम ऊपर किस तरह आ गया है? इनका काम सबसे ऊपर क्यों आ गया है? बाकी लोग पीछे क्यों रह गए? क्योंकि इनके जो क्रिएटिव स्किल्स थे वो सबसे बेहतर थे। ये अपनी उस फील्ड के में सबसे ज़्यादा डोमिनेंट रहे हैं। ठीक है, जब वही बिल्डिंग की मैंने बात की ना, जैसे बिल्डिंग्स तो बहुत हैं लेकिन मशहूर चंद एक ही हैं, महल तो बहुत हैं लेकिन ताजमहल की बात ही कुछ और है। तो इसी तरह ये भी लोग, जो इन बाकी लोगों का भी काम था, लेकिन इन लोगों का काम थोड़ा डोमिनेंट रहा। ठीक है, इनकी इनकी जो क्रिएटिव एबिलिटीज अल्लाह ने इनको नवाजी थी, वो बेहतर थी बाकियों से। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि आर्ट क्या है। क्रिएटिव जो है, हमारे जितने भी क्रिएटिविटी होती है इंसान के अंदर, जो क्रिएटिव स्किल्स होते हैं और इमेजिनेशंस होती हैं, इनको इनको बुरुए कार रख के प्रैक्टिकली हम कोई भी जो काम करते हैं, जो कि हमारी क्रिएटिव एक्टिविटी होती है, लाइक पेंटिंग, म्यूजिक या लिटरेचर या डांस, वो एक क्या होता है? वो पीस ऑफ आर्ट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम जिस तरह नहीं कहते कि अब आर्ट की बात करते हैं, हर एक आर्ट जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ होता है। एवरी आर्ट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ। ठीक है, क्योंकि जितना भी आर्ट होता है ना, उसमें एक इंसान की जो इंसान जो कोई भी जो आर्ट होता है उसमें लाइफ की रिफ्लेक्शन मिल रही होती है। कोई भी आर्ट उठा के देख लें, लिटरेचर को देख लें, म्यूजिक को देख लें, पेंटिंग को देख लें। ठीक है, कोई पेंटिंग होगी तो उसमें भी जिंदगी की किसी ना किसी पहले को उजागर किया होगा।
लिटरेचर है तो उसमें भी किसी न किसी पहलू को उजागर किया होगा। डांस की बात करेंगे, म्यूजिक की बात करेंगे, उसमें भी जिंदगी के किसी न किसी पहलू के बारे में बात की होगी। तो हम कह सकते हैं ना कि हर एक आर्ट जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ है। ठीक है। और लाइफ क्या है, लाइफ जो होती है वो सोल ऑफ लिटरेचर है। ठीक है। हम कहते हैं एवरी आर्ट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ। हर एक आर्ट जो है उसमें जो लाइफ की रिफ्लेक्शन, जिंदगी की रिफ्लेक्शन नजर आती है। और आर्ट खुद क्या है, एक क्रिएटिव एक्टिविटी है। अब लेकिन कोई भी आर्ट हो ना, उसकी जो जो उसका सोल होता है वो जिंदगी पे मुश्तमिल होता है। यानी कि मिसाल इस तरह की ले लीजिए कि जैसे इंसान है ना, इंसान की बॉडी है। इंसान में दो चीज़ें हैं, एक तो हमारा ढांचा है, ठीक है, ऐसे ही है ना। बाकी एक स्केलेटन है और एक इसके अंदर सोल है। लेकिन अगर हमारी सोल निकल जाए ना तो बाकी स्केलेटन नहीं रह जाएगा। ठीक है। इसका मतलब है जैसे हम कहते हैं ना, फूल है तो फूल की पहचान उसकी खुशबू से, खुशबू नहीं है तो बस वो तो बनावटी सी चीज़ बन जाएगी ना। इसी तरह कोई भी अगर हम लिटरेचर की बात करते हैं ना, तो उसमें अगर लाइफ का जो एलिमेंट हम निकाल देते हैं ना, उसकी अगर लाइफ की बात ना करें, तो फिर वो लिटरेचर लिटरेचर नहीं होता। वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक इंसान है, जैसे उसके अंदर रूह नहीं है। तो कोई भी लिटरेचर होगा उसके अंदर लाइफ की बात की जाती है। ठीक है। अब लाइफ के अंदर जो है दो चीज़ें होती हैं। कोई भी ज़िंदगी है, ज़िंदगी का कोई भी पहलू है ना, उसकी दो चीज़, उसके अंदर दो चीज़ें हैं। उसके अंदर एक तो ट्रुथ होता है, एक ब्यूटी होती है। यानी एक रियलिटी पे चीज़ें बेस कर रही होती हैं, और दूसरी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ होती हैं, जिनके आर्ट के ऊपर जो है वो बेस किया हुआ काम होता है। ठीक है। जैसे आपने वो देखा होगा जॉन कीट्स ने नहीं कहा था, ट्रुथ इज़ ब्यूटी एंड ब्यूटी ट्रुथ। ठीक है। तो यही बात है कि कोई भी, अब लाइफ है ना, लाइफ की क्वालिटीज़ हैं। लाइफ की क्या क्वालिटीज़ हैं, लाइफ में एक तो हकीकत होती है, बहुत सी चीज़ें जिस पे हकीकत पे मबनी होती हैं, या फिर कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी होती है जैसे ब्यूटी वगैरह होगी, इसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है। तो अब लाइफ में आगे ये चीज़ें नज़र आती हैं, और ये ट्रुथ और ब्यूटी के बारे में लिटरेचर में हम पढ़ते हैं। जगह जगह पे हम इन्हीं चीज़ों के बारे में मुड़ मुड़ के इसी तरफ आते हैं, या तो किसी ब्यूटी की बात की जाती है या ट्रुथ की बात की जाती है। ठीक है ना। तो लेकिन ओवरऑल हमें पता होना चाहिए कि कोई भी पीस ऑफ लिटरेचर है तो उसमें लाइफ की ही बात की जाती है। वही बात है ना, मैंने जैसे आपको बताया। और लाइफ अगर लिटरेचर से निकाल दी जाए तो फिर लिटरेचर लिटरेचर नहीं है, क्योंकि लाइफ तो सोल है ना। लाइफ के बारे में बात नहीं करेंगे तो फिर लिटरेचर लिटरेचर नहीं है। वही बात है कि जैसे इंसान है, इंसान से अंदर से रूह निकाल दोगे तो इंसान इंसान बाकी बचेगा नहीं। ठीक है। तो एक तो ये बात आपको समझानी ज़रूरी थी। ठीक है। बाकी ये जो हम कहते हैं ना, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि बिल्डिंग्स तो बहुत हैं, लेकिन ताजमहल की अपनी ही बात है, क्योंकि उस पर जो आर्टिस्टिक वर्क किया गया है वो बाकियों से बहुत मुनफरिद है। इस तरह हम इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं, इसमें जितने भी राइटर्स हैं उनका काम बाकी लोगों से बहुत मुख्तलिफ है। उनकी ज़बरदस्त किस्म की अल्लाह ने उनको इमेजिनेटिव क्वालिटीज़ दी थी। वो बड़े स्किलफुल लोग थे, वो बड़े क्रिएटिव लोग थे। इसीलिए बाकियों का काम नीचे रह गया, इनका काम ऊपर आ गया। ठीक है। बाकी ये इंसान के, जैसे हमने मिल्टन ने क्या खूब कहा है, वो जिस तरह उसने पैराडाइज लॉस्ट में नहीं कहा, देयर इज नो हेल और हेवन, इट्स जस्ट स्टेट ऑफ माइंड। ये सारी हमारी सोचने की सलाहियत होती है। हम चाहें तो जन्नत को दोजख बना सकते हैं, दोजख को जन्नत बना सकते हैं। ये सारा कुछ स्टेट ऑफ माइंड तक होता है। और स्टेट ऑफ माइंड के बारे में भी हम बार बार पढ़ते रहते हैं। ठीक है। तो तभी तो कहते हैं ना कि ये मुख्तलिफ जो आर्टिस्ट होते हैं, एक बेजान चीज़ के बारे में भी बात करते हैं तो उसमें भी जान डाल देते हैं। ऐसा ही है ना। तो बाकी इंसान की इमेजिनेटिव क्वालिटीज़ होती हैं, जिससे इंसान जो है वो अपना क्रिएटिव वर्क दिखाता है और बाकियों से मुनफरिद भी हो जाता है। ठीक है। बाकी ओवरऑल लिटरेचर क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी होती है। ठीक है। जो भी किसी भी रिस्पेक्टिव सोसाइटी में होता है उसकी झलक जो है हमें लिटरेचर में मिल जाती है। ठीक है। और ज़िंदगी के हर एक अंसर, जो एलिमेंट के बारे में लिटरेचर के अंदर झलक होती है हर एक अंसर की। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, चलें ये तो एक ऑडियो में इसको अलग कर देता हूँ वरना ऑडियो लंबी हो जाएगी। अब इसके बाद मैं असल में बात करना कहाँ से चाह रहा था, कि जब हम पढ़ते हैं ना हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, उसमें हम बात करते हैं, इंग्लैंड की बात करते हैं, ग्रेट ब्रिटेन की बात करते हैं, यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, असल में बच्चों को मोस्टली पता ही नहीं है भाई ये इंग्लैंड है क्या। ठीक है। और ये यूके क्या है जिसे हम यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, और ये ग्रेट ब्रिटेन क्या चीज़ है। इन चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें हमें प्रॉपरली पता नहीं है तो फिर हम लिटरेचर की समझ नहीं आ सकती। ठीक है। अब यूनाइटेड किंगडम ना, अब यूनाइटेड क्या मतलब, इसमें कौन कौन सी आगे से कंट्रीज आ रही हैं। ठीक है। अब हम कहते हैं कि सिर्फ यूके जो है सिर्फ कंट्री नहीं है, ये बल्कि कंट्री ऑफ कंट्रीज है। इसके अंदर बहुत सी कंट्रीज है। ठीक है। इसके अंदर 4 सॉवरेन नेशंस आ रही हैं, यूके के अंदर 4 सॉवरेन नेशंस आ रही हैं। ठीक है ना। तो इस पे मैं अब नेक्स्ट ऑडियो आपको भेजता हूँ,
क्योंकि ये फिर लंबी हो जाएगी, फिर शायद सेंड भी ना हो मुझसे। और वो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। ये तो एक हल्का सा मैंने आपको प्रीफेस दिया।